हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम साइक्लोन से रिलेटेड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को पढ़ेंगे जो वेस्ट की तरफ से आता है और टेम्परेट साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं ये। और हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ट्यूटोरियल्स को सीक्वेंस में देखते चले आ रहे होंगे। जैसे पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्लियर किया था कि जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो इसमें अपर एयर सर्कुलेशन को भी हम उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हम सरफेस विंड्स को के मदद से कैसे साइक्लोन्स बनते हैं वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल में एंटर करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा ट्रॉपिक्स का पोर्शन होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं। ठीक है, और जो इक्वेटर है हमारी 0 डिग्री, इसके आसपास लगभग इक्वेटोरियल रीजन होता है। तो इसके 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर के बीच में डोलड्रम का रीजन होता है, तो यहाँ पर कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी भी नहीं होती है। तो ये ट्रॉपिक्स का रीजन हो गया। और इसके ऊपर ये जो आपका है आर्कटिक सर्कल का जो वृत्त है 66.5 डिग्री के लगभग, इतना और इसके बीच का मतलब इतना और इतना, ये हमारा टेम्परेट रीजन होता है। यू मे बी ऑलरेडी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, नहीं पता है तो अब आपको पता चल जाएगा। तो जो हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को स्टडी करेंगे वो हमारा इस पोर्शन में आएगा। ठीक, यानी कि 30 से 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, और जो हम साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो इन रीजन्स में होंगे। ठीक, अच्छा, भारत की क्या स्थिति है? भारत में दोनों देखने को मिलते हैं। विंटर में हमें टेम्परेट साइक्लोन, जिसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि ट्रॉपिक्स के बाहर है तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो इधर होता है इनके बीच में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं वो ऊपर हवाओं में बनते हैं, अपर एयर में, और यहाँ पे जो साइक्लोन्स होते हैं वो सरफेस विंड से बनते हैं। ठीक, बाद में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेंगे। तो इतना समझने के बाद हम भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत कैसे, लोकेशन क्या है उसकी। तो ये देखिए इंडिया में क्या है कि ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा इतना पोर्शन जो है वो तो पड़ता है हमारा टेम्परेट जोन में। ठीक है, टेम्परेट रीजन में पड़ेगा, और इसके नीचे वाला पोर्शन हमारा पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में पड़ेगा। यानी एक प्रकार से इंडिया अगर हम देखें तो लगभग आधा वो टेम्परेट में और आधा ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। वैसे जो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर रफली सब ट्रॉपिकल का रीजन भी आता है। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र में पड़ने की वजह से यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स भी इंडिया को झेलने पड़ते हैं, मतलब इंडिया में आते हैं वो फ़ायदेमंद भी होते हैं, नुकसान भी करते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया की स्थिति देखते हुए ग्लोब पे देखते हैं क्या पोजीशन है। ग्लोब पे ये पोजीशन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का हिस्सा टेम्परेट, इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल। ठीक है, ये मालूम है। तो एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि इंडिया में जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी वेस्ट की तरफ से आते हैं। ये वेस्ट हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। तो ये मेडिटेरियन रीजन का क्षेत्र है, यहाँ से उठते हैं, उसके बाद यहाँ तक आते हैं, हिमालय पर्वत से टकराते हैं, और फिर वो सब चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन इस यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की एक्टिविटीज़ हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ये जो हमारा अरब सागर है ना, और ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर वो बनेंगे। ठीक, ये सरफेस विंड्स इसमें भूमिका निभाएंगी, और यहाँ पर अपर एयर में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है टेम्परेट साइक्लोन्स अपर एयर में बनते हैं। ठीक है, फ्रंट की वजह से बनते हैं। थोड़ा बहुत मैं उसमें भी डिस्कशन करूँगा, हालांकि ये सारी चीज़ें भी मैं आपको ऑलरेडी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लाइमेट में भी बहुत कुछ बाकी है, और अभी तक लगभग मैं 9-10 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी डिफरेंट कंसेप्ट पे बना चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए एक फ्लैट मैप भी ले लेते हैं। ये देखिए अफ्रीका है आपका, ये अरब का पेनिनसुला है, ये इंडिया है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। एक हल्का सा व्यू ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा मेडिटेरियन का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सी है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो यहाँ से उठ के साइक्लोन इंडिया तक आएगा। और इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था वो पता होना चाहिए, किस प्रकार से जो जेट विंड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ जेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो फ्लो करती है विंटर में, यानी अक्टूबर के बाद से ही
वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है? 2 भागों में बढ़ती है, ठीक है। एक नॉर्थ साइड में चली जाती है, एक सदर्न आके जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में स्टैब्लिश हो जाती है। उसके लिए एक मैप भी हमने लिया था। मैं आपके बुक के भी मैप को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको अपनापन लगे कि हाँ हम बुक की स्टडी को कर रहे हैं। हमारे मैप जो बुक में दिए गए हैं, जो हमारे पास हमेशा रहते हैं, उन्हीं में से हम एक्सप्लेन, मतलब हमारे टीचर एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये आपकी सब ट्रॉपिकल जेट है, यानी सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है। ये अक्टूबर के बाद से 2 भागों में बढ़ती है और जाके यहाँ पे चाइना के ईस्टर्न तट पे फिर दोनों मिलती हैं। और ये आपका हिमालय पर्वत है, क्योंकि 30 डिग्री है और लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इंडिया का विस्तार है, तो यहाँ पे ये आएंगे हिमालय पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत के ऊपर ये ट्रैवल करती हैं और यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ये हवाएं अपने साथ घसीट कर इंडिया में लेके आती हैं। यानी सब ट्रॉपिकल जेट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, दैट इज द टेम्परेट साइक्लोन्स टूवर्ड्स इंडिया। और एक बात आप याद रखिएगा कि 30 डिग्री से लेके ऊपर 60 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है हमारा सरफेस विंड्स का, वो है हमारा वेस्टर्लीज का, ठीक है। और 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है हमारा, वो है ईस्टर्लीज का। तो हवाएं चूँकि वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो वेस्टर्लीज के साथ इंडिया की तरफ चले आते हैं। हवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो वेस्ट से बह रही हैं तो चीज़ों को उधर से भाग लेके आएंगी, अगर वो ईस्ट से बह रही हैं तो चीज़ों को ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ लेके जाएंगी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है काफ़ी मेहनत करके, जहाँ पर सरफेस विंड्स के मैंने पढ़ाया, आपको बताया। आप जाके उस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, उसका लिंक आपको, सारे पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। और अपर एयर सर्कुलेशन का तो पिछला ही ट्यूटोरियल था, और पिछले 2 ट्यूटोरियल जेट विंड्स पर बेस्ड है। वेरी वेरी नेसेसरी कि यू नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स। नहीं आपको ये बेगानी सी चीज़ें लगेंगी, क्या है ये वेस्टर्लीज, क्या है ईस्टर्लीज, तो उसको आप देख लीजिए। तो इतना क्षेत्र हमारा वेस्टर्लीज का है और हवाएं इस तरफ को बहती हैं। ऊपर वाली हवाएं नीचे वाली हवाओं को प्रभावित करती हैं, ऊपरी तरफ घसीटती हैं, अपने साथ घसीटती हैं। तो सब ट्रॉपिकल जेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट से डिस्टर्बेंस को इंडिया की तरफ लाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ हिमालय पर्वत रोक कर उन्हें प्रेसिपिटेशन करने पर मजबूर कर देता है। तो अब सब ट्रॉपिकल जेट का किस्सा भी आपको पता चल गया। अब आते एक मैप लेते हैं हम। ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका ब्लैक सी, और यह है आपका कैस्पियन सी, ओके। और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है आपकी इक्वेटर, यह है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो फिलहाल तो हमें इसके ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर के हिस्से में जो हवाएं हैं वो इस तरह से बह रही हैं, ठीक है। यानी इनका मूवमेंट इधर से इधर को है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्टर्लीज। और सब ट्रॉपिकल आप जानते हैं कि वो भी वेस्टर्लीज होती हैं, वो भी इसी दिशा में बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट दिशा में बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट दिशा में बहती हैं। अब यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो साइक्लोन बनेगा वो अपर एयर में बनेगा और फ्रंट की वजह से बनेगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं यहाँ पे सरफेस विंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और ये हम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बनते हैं साइक्लोन्स, वो साइक्लोन हवाओं के मिलने से ही बनेंगे। उनका चक्रवात बनता है तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब हवाएं, ये आपका इक्वेटर के ऊपर जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा पूरा कौन सा हेमिस्फीयर है आपका? नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, मतलब ऐसे होती हैं। घड़ी की सुइयाँ इस तरह से चलती हैं, लेकिन जो साइक्लोन्स बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। हवाएं ऐसे चक्कर खाती हुई घूमती हैं तो चक्रवात बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन का क्षेत्र है आपका, यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है ऊपर हवाओं में। क्या होता है कि यहाँ से दक्षिण की तरफ हवाएं, मतलब नॉर्थ से जो साउथ की तरफ हवाएं चलती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हवाएं आती हैं वो वार्म होती हैं, ठीक। अब ये हवाएं ऊपर जाकर फ्रंट बनाती हैं। अच्छा, आमने सामने हो गई तो एक फ्रंट बना बीच में, मतलब कि आमने सामने टकराने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे कई प्रकार के फ्रंट बनते हैं, लगभग 4 प्रकार के फ्रंट बनते हैं। या तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, ओवरटेक करेगी, या कोल्ड एयर ओवरटेक करेगी, ठीक है। या फिर दोनों ऐसे ही टिके रहें, या एक पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि
वो मैं आपको बताता हूँ कि इधर से आपकी कोल्ड एयर का मास है, इधर से भी आपका कूल एयर का मास है, और यहाँ पे वार्म एयर का मास है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, और वार्म एयर के इस तरफ, ठीक है, अहेड, यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम टेम्परेचर की, मतलब ठंडी हवाएं दोनों हैं, लेकिन ये कोल्ड हमने लिखा है यहाँ पे हमने कूल लिखा है, यहाँ पे वार्म एयर। अब ये फ्रंट बना हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है कि कोल्ड जो हवाएं हैं, एयर मास, वो मूव करता है, और ये तेज़ी से मूव करता है, और ये जो हवाएं हैं ये कम तेज़ी से मूव करती हैं, लेकिन एक प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है आगे आके कि ये इसको ओवरटेक करता है। ठीक है, ये वार्म एयर का क्षेत्र है, ये कोल्ड है, और ये कूल। जैसे ही आपस में मिलते हैं एक फ्रंट बनता है, इसे अक्लूडेड फ्रंट कहा जाता है, और फिर बादल का बनना और फिर पानी बरसना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और आगे चल के स्थिति ये होती है कि ये इसको ओवरटेक कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ कोल्ड है, यहाँ पे कूल एयर है, और ये हवा गर्म पूरी की पूरी ऊपर जा चुकी है, नीचे ठंडी हवा, मतलब ऊपर गर्म हवा, ठीक है, और नीचे ठंडी हवा, कोल्ड और वार्म। इस तरह से जब अक्लूडेड, मतलब ये जो स्थिति बन जाती है कि पूरी तरह से जब गर्म हवा ऊपर जा चुकी है, नीचे ठंडी हवा इस्टेब्लिश हो चुकी है उसके नीचे, तो मौसम साफ़ हो जाता है और स्काई क्लियर हो जाता है, पानी उनी बंद हो जाता है। इस तरह से ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, मतलब ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनते हैं। ये अपर एयर में दो एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के मिलने से बनते हैं, डिफरेंट फ्रंट्स बनते हैं। यहाँ जिस फ्रंट की हम बात कर रहे हैं उस फ्रंट में कोल्ड एयर आती है, वार्म एयर के से टकराती है, और कोल्ड एयर ओवरटेक करती है, वार्म एयर को पूरी तरह से ऊपर फेंकती है। लेकिन इसमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे हवाई कोल्ड वार्म उधर घूम गई, फिर इसके पीछे पड़ी, ये इधर घूम गई, तो एक प्रकार से साइक्लोनिक एक्टिविटी में देखनी पड़ती है। और जहाँ पर ये फ्रंट आपस में मिलते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है। लो प्रेशर सिस्टम के आसपास आप जानते हैं किस प्रकार से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से अपर एयर से, मतलब हवाएं ऊपर उठती हैं, अपर एयर में जब फ्रंट बनता है, और देखिए ये हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, और यहाँ पे जो ये मैं बना देता हूँ, ये जा रही है क्या, सब ट्रॉपिकल जेट। ठीक है, तो इन चक्रवातों को अपने साथ घसीट के ये ले आती है इंडिया के ऊपर। अब ये ऊपर चली जाती है, लेकिन ये जो हिमालय पर्वत है इसको रोकता है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के लिए, पानी बरसाने के लिए डिफरेंट फॉर्म में बर्फ़, क्योंकि हवाएं काफ़ी ऊपर हैं तो ठंडी हो जाती हैं, 0 डिग्री से भी नीचे तापमान उनका चला जाता है, तो निश्चित है कि वहाँ पे तो स्नो आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन जब नीचे उत्तर भारत में टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पर जो विंड्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे पानी बरसता है इनकी वजह से, और ये विंटर का फिनोमिना है। ठीक है, लगभग 4 से 6 इस प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। अभी मैं ये 2022 में, और ये मई की आज 3 तारीख है, और आप पढ़ रहे होंगे कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि सब ट्रॉपिकल जेट का कितना बड़ा योगदान होता है। सब ट्रॉपिकल जेट जब लगभग जून में चली जाती है हिमालय के पार और उधर नदन तिब्बत की तरफ मूव कर जाती है, तो जाके हमारे यहाँ ऑनसेट मानसून होता है, और नीचे से ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटर को पार करती हुई चली जाती है इंडिया की तरफ। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। लेकिन जब तक ये जो यहाँ पर ये जो विंड है ये ऊपर नहीं जा रही है ठंडी के मौसम में, यानी अक्टूबर से लेके लगभग मार्च अप्रैल मई तक, मतलब सोचिए मई में कितनी गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद भी मानसून विंड्स नहीं आ पाती। नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग रहते हैं, नहीं आ पाती। प्री मानसून शावर हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो तब तक यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ही गर्मी को कंट्रोल करते हैं, विंटर में पानी बरसाते हैं, और इस प्रकार से जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं मूव करती हैं, तो यहाँ से तो मॉइस्चर मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इधर इनको ब्लैक सी से मिल जाता है, यहाँ कैस्पियन सी से मिल जाता है, ठीक है, कुछ अरब सागर का भी हिस्सा आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर की हायर लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर है वो भी, और इंडिया का जो टेम्परेचर है इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब टेम्परेचर 1 कर देते, टेम्परेचर 2 कर देते हैं, तो निश्चित है कि इसकी अपेक्षा यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा कंपैरेटिवली। अगर एयर का टेम्परेचर देखें तो इसकी वजह से भी ये यहाँ पे एक मूवमेंट सरफेस विंड्स का भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के
मानसून के पहले ठंडी के मौसम में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरियन सी से उठकर अपर एयर में जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, साइक्लोन्स मूव करते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं और विंटर में बारिश करते हैं। क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, अभी हम पॉइंट्स में लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेरेनियन सी से एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है इधर पश्चिम एशिया की तरफ, और वहाँ से ऊपर फ्रंट बनता है। फ्रंट की वजह से साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ये विंड है ये अपने साथ घसीट लाती है इंडिया के ऊपर, और रास्ते में मॉइस्चर उसे मिलता रहता है। यहाँ से मेडिटेरियन सी का तो होता ही है, मॉइस्चर अटलांटिक से भी मिल जाता है इसको, लेकिन मूव करती है तो ब्लैक सी इधर है। इधर ये हिमालय पर्वत की वजह से इंडिया में बारिश करने को मजबूर हो जाती है, अच्छा खासा बारिश भी करती है। ठीक है, कभी कभी फ़ायदेमंद है, कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। तो ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कंसेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर किया। और ये उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और कभी कभी यहाँ तक भी चला आता है। ठीक है, अब मुझसे एक दो बच्चों ने ये पूछा था कि सर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है तो वो कौन सी विंड्स लेके आती हैं, तो वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज लेके आती हैं, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो हमारा टेम्परेट क्षेत्र है वेस्टर्लीज का ही क्षेत्र होता है, हवाएं ऐसे चलती हैं। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि तो देखेंगे वहाँ पे ईस्टर्लीज चलती हैं, हवाएं ऐसे चलती हैं। तो क्या होता है, हवाएं इस तरफ जा रही हैं तो साइक्लोन इधर मूव कर रहा है, हवाएं इस तरफ जाएंगे तो साइक्लोन इधर मूव करेंगे। ठीक है, ये इसमें अपर एयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसमें सरफेस विंड्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, वायलेंट होते हैं, तेज़ होते हैं, रफ्तार होती है उनके अंदर, उतना ये वायलेंट नहीं होते हैं। ओके, और एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि सर क्या ये जो बस ठंडी में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं फिर बाद में नहीं बनते? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट है ये जून वगैरह में ये ऊपर चली जाती है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक, इंडिया से भाग गई तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है ना, इधर पे गुजरना शुरू हो जाते हैं, इंडिया के ऊपर नहीं आते। क्लियर हो गया? तो जो भी क्वेश्चंस मेरे पास भेजे गए थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें बस थोड़ा सा जो बुक में लिखा है बस उससे ही मतलब है। तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिले तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कम से कम ट्यूटोरियल्स के डिफरेंट पार्ट्स में उनको कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँ। उसके बाद जब हम बुक को लेके उसका जो टेक्स्ट मैटर पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में। इट इज़ माई एफर्ट। ओके, सम में लाइक, सम में डू नॉट लाइक, बट एज ए टीचर I consider it as my responsibility to move, approach the way I think proper, but based on the demand of the students। और हर क्लास में 2, 4, 5, 6 इतने ही बच्चे तो होते हैं ना, क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, और वास्तव में टीचर उन्हीं की वजह से क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं और जो जेट एयर करेंट्स हैं उन्हें वेस्ट से ईस्ट की तरफ लेके जाती हैं। ये मेडिटेरियन सी के ऊपर बनते हैं, हाई लैटिट्यूड पे बनते हैं, ट्रॉपिक के पार बनते हैं, लगभग 30 से 60 डिग्री के बीच में। सब ट्रॉपिकल जेट इन्हें ड्राइव करती अपने साथ लेके जाती है इस लो प्रेशर सिस्टम को जो मेडिटेरियन सी के ऊपर ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जो रास्ते में आपको पड़ेंगे। ये देखिए ईरान है ना, ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये इराक है। इस तरह से हवाएं उठी और मूव करते हुए घूमती हुई चली आई यहाँ पे, और पानी वगैरह बरसाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में स्नो पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में। और देखते हैं क्या लिखा है, और जब आती हैं तो मॉइस्चर से भरी रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे ने मुझसे पूछी थी, एक बच्चे ने, कि सर इनका असर कितनी दूर तक होता है। देखिए, इंडिया में प्रवेश करते वक्त निश्चित है कि इंडिया में एंटर करने के बाद जहाँ वो इंडिया में शुरू में जहाँ एंटर करेंगी वहाँ पे पानी ज़्यादा बरसाएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये अब चूँकि लैंड के ऊपर आ चुकी हैं, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी तो है नहीं कि मॉइस्चर मिल सके, तो धीरे धीरे सूखी होने लगती है, मॉइस्चर का खत्म होने लगता है। तो ज़्यादातर ये पानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बरसाती हैं, बिहार तक, वेस्ट बंगाल तक कभी पहुँचती हैं तो मॉइस्चर का काफ़ी कम हो चुका होता है। कभी कभी तो महाराष्ट्र तक पहुँच जाते हैं, इतने वायलेंट होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। और जो इनका फॉर्मेशन का मेन कॉज है वो अक्लूडेड फ्रंट है, जो मैंने आपको बताया था कि अपर एयर में जो वार्म एयर की मास होती है, कोल्ड एयर मास हो गई, वार्म एयर मास हो गई, ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में फ्रंट बना होता है। बाद में ये मूव करके इसको टेक ओवर करने की कोशिश करती है, ये थोड़ा सा ऊपर जाती है और एक स्थिति ऐसी बनती है ना, वार्म एयर पूरी तरह से ऊपर भेज दी जाती है, लिफ्टेड, और इधर कोल्ड और इधर कूल का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे कूल एयर मास है और बीच में ये वार्म एयर है। और ये फ्रंट देखिए दोनों टकरा चुके हैं, शुरू में टकराते हैं, बाद में ये पोजीशन, ये लाइन जो है मैंने इधर ऊपर बना दी है ना। तो ये तो वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इमेज के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो ये इस प्रकार से जब वार्म एयर राइज करती है तो फिर ये बादल वगैरह बनते हैं और पानी वगैरह बरसता है। इट ब्रिंग्स मॉडरेट टू हैवी रेन, हाँ पानी मॉडरेट यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं, कभी कभी बहुत हैवी रेन देखने को मिलती है लो लाइंग एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में, और स्नो हमें देखने को मिलती है माउंटेनस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान ईरान में भी तो पानी बरसाती होंगी ना, थोड़ा खुद ही लॉजिक लगाइए। दे आर द कॉज ऑफ द मोस्ट विंटर इन, विंटर में और प्री मानसून सीजन में रेन की ये वजह होती हैं, ध्यान में रखना है आपको। और ये लगभग 4 से 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं विंटर सीजन में, और इनका जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है, हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक जैसा नहीं होता। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और सबसे पहले हम एडवर्स इम्पैक्ट पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि पानी बरसता अच्छी बात है, लेकिन जब इंटेंस प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा बर्फ़ के रूप में, रेन के रूप में, ओले के रूप में, तो लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, बर्फ़ में एवलेंचेस देखने को मिलते हैं, और एग्रीकल्चर को नुकसान होता है, जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, घर बार वगैरह सब उनके जो स्ट्रक्चर्स बनाए उनको नुकसान होता है। तो भैया जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वायलेंट होगा, तो निश्चित है कि तबाही मचाएगा, और ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है न्यूज़ में। इसके अलावा फॉगी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हवाई है और रेल यातायात है वो प्रभावित होता है। आप खुद समझते रहिए, ठंडी के मौसम में ध्यान दीजिएगा तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोहरे के बीच में तो आप भी रहे होंगे, अगर आप नदर इंडियन साइड में रहे होंगे, भाई साउथ इंडियन जो है उन्हें तो शायद ना देखने को मिलता हो, लेकिन जो नदर इंडियन साइड में फॉगी कंडीशन देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये जो फ्रंट है, वही जो टेम्परेट साइक्लोन से जब गुजर जाते हैं तो मौसम क्लियर हो जाता है, सनी मौसम हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर डाउन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोल्ड वेव्स वगैरह चलती हैं, पानी नहीं बरस रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोल्ड वेव चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और सीवियर कोल्ड भी हमें देखने को मिल सकती है। कोल्ड डे हमें देखने को मिलता है, सीवियर कोल्ड डे देखने को मिल सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के पार होने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है भैया कि जो प्रेसिपिटेशन है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ आता है, तो इसमें क्या होता है कि हिमालयन क्लाइमेट प्रभावित होती है। विंटर में वहाँ उनसे पानी और स्नो देखने को मिलता है। ग्लेशियर्स बहुत ज़रूरी है कि भाई ग्लेशियर्स होने चाहिए ना, क्यों होने चाहिए? क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर। स्नो वाटर स्टोरेज, ये जो पहाड़ी भागों में रहते हैं उन्हें पानी का साधन तो स्नो वाटर ही मिलता है। इसके अलावा फ्लोरा फाउना, वहाँ की जो वनस्पति है उनको मिल जाता है पानी वगैरह। एग्रीकल्चर क्रॉप जो पहाड़ी क्षेत्रों पे होती है। इसके अलावा जो ह्यूमन इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उन्हें एक प्रकार से वर्षा का जल मिल जाता है। जल बिन जीवन संभव नहीं है। और जो विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, जो हमारे जो रबी क्रॉप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। रबी क्रॉप की बहुत इंपॉर्टेंट फसल है गेहूँ की फसल, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं चाहिए होता है, बट जहाँ इरिगेशन नहीं है वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पानी से फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा बरस गया तो नुकसान भी होगा। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसका फ़ायदा होता है। इसको हाँ याद रखिएगा, आपको महाउद भी कहा जाता है। स्नोफॉल या स्नो पेल्ट देखने को मिलती है हिली रीजन पे, जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अब नेपाल वगैरह तो दूसरा देश हो गया ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है बर्फ़बारी। लोग ठंडियों में जाते हैं आनंद लेने के लिए। और ये जो स्नोफॉल और स्नो मेल्ट है, और जिससे ग्लेशियर्स बने रहते हैं, वैसे तो तापमान वहाँ का काफ़ी डाउन रहता है, तो ग्लेशियर्स तो उसकी भी देन है 12 महीना। तो इससे क्या होता है, रिवर फ्लो बना रहता है, नदियों को बराबर पानी मिलता रहता है, और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लोगों को डाउन स्ट्रीम, नदी बह के जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे ना, ये लोगों को पानी मिलता है, जल मिलता है नदियों से। नदियाँ दे आर फेड बाय द ग्लेशियर्स, स्नोज़, और उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी जो 46 डिग्री 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, उसकी वजह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अब आप सोचिए कि ग्लेशियर्स पे भी असर पड़ रहा होगा, स्नो बनेगी नहीं, तो निश्चित है कि नदियों में जल में
कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ जो आते हैं लगभग 4 से 6 डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो उनका अपना एक रोल है। इसके अलावा हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी पढ़ने हैं, पर मैं तो इसी वीडियो को बनाते बनाते थक गया। और इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से जो हमारा टेम्परेट क्षेत्र है लगभग 30 से 60 डिग्री के बीच में जो भारत का हिस्सा आता है, तो वहाँ पर मेडिटेरियन सी से एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, वो वेस्टर्लीज़ के साथ यानी पछुआ हवाओं के साथ मूव करता है। ऊपर से इसे बहा ले आती है सब ट्रॉपिकल जेट जो इंडिया में हिमालय पर्वत के साउथ में इस्टेब्लिश होती है ठंडी में, वहाँ पे लेके आती हैं। भारत में ठंडी में वर्षा करती हैं। ये स्नो हेल के फॉर्म में भी हमें देखने को मिलती है, तबाही भी मचा सकती हैं, बाकी रबी क्रॉप के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। और एक प्रकार से इनकी वजह से फॉगी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। और जब ये पास हो जाते हैं तो आसमान क्लियर होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा महसूस होता है और कोल्ड वेव्स देखने को मिलती हैं ठंडी के मौसम में, उसमें भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का योगदान होता है। पछुआ हवाएं बहुत भयानक भयानक चलती हैं। अब देखिए यही पछुआ हवाएं लू का काम करती हैं, जो आएगा कहीं पे चैप्टर में, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि उनकी वजह क्या है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ, शायद घर का नाम होगा, चीनू चीनू करके एक बच्चा था, उसने मुझसे पूछा था, और देख रहा होगा तो समझ रहा होगा। तो इतना कुछ होता है। और महावत जो ठंडी में जो विंटर रेन होती है उसके लिए कहा जाता है, आपकी बुक में लिखा गया, तो 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए बहुत क्वेश्चन बनता है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर्ड हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझ गए होंगे, दूसरों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, टाटा बाय बाय।